अंचल शर्मा अनम्यूट करना अपने आप को। अंचल शर्मा, हाँ जी, सुन पा रहे हो? Yes, sir. ओके, स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. ओके। जो ज्वाइन करके प्लीज चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख के अटेंडेंस लगाओ। सबसे पहले आते ही आप अटेंडेंस लगा लिया करो। थर्टी 33 लोग ज्वाइन कर गए, लेकिन अटेंडेंस 18 की लगी अभी। अरे यार, okay, we will start now. So last time we started with diffraction of light, and I have shown you that how that diffraction can take place if I place a small blade in front of a certain beam of light. तो जो ये आप पैटर्न देख रहे हो इनसाइड एंड आउटसाइड, ये क्या चीज है? इट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स एंड एंटरिंग इनटू द शैडो रीजन। तो उससे क्या होता है? वेल डिफाइंड पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, and that pattern which are the dark bright fringes, this is called as what? The diffraction pattern. Basically this is also superposition of what the wave, but it is after what bending at the corners. When bending doesn't mean कि bend करके वापस की तरफ आती है, that means what? It goes straight. जैसे कि simple example लीजिए, when you walk in a broad sunlight, तो आपकी shadow बनती है कि नहीं बनती है? यू नो, मॉर्निंग में और इवनिंग में शेडो का साइज आपकी हाइट से ज्यादा लंबा होता है। जो शेडो बन रही है, व्हाई इट इज फॉर्म? इट इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और डाइफ्रैक्शन के लिए आपको एक वीडियो भी मैंने दिखाया था कि जो जैसे क्लाउड्स हैं और सन अगर क्लाउड्स के बैक साइड पे है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? द सिल्वर लाइनिंग व्हिच इज ऑब्टेन्ड एट द बैक साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाउड इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो डिटेल में हमने अब डिस्कस करना है कि डाइफ्रैक्शन की डिफरेंट वैरायटीज क्या होती हैं, हाउ डू वी डिस्कस इन डिटेल। सो लेट अस सी दैट। सो द फिनोमेनन ऑफ डाइफ्रैक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय ग्रिमाल्डी, ये लास्ट टाइम बताया था, एंड सिस्टेमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डाइफ्रैक्शन वाज गिवन बाय फ्रेस्नेल ऑन द बेसिस ऑफ Huygens principle. And you know Huygens principle आपने पढ़ा हुआ है +2 में, that diffraction is attributed to mutual interference of secondary wavelets from a single wave. ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या होता है, कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने एक स्टोन लिया और वो स्टोन आपने पानी में ड्रॉप कर दिया,
जहां पे आपने ड्रॉप किया वो स्टोन प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हो गया, एंड नाउ जो उसने आगे एनर्जी दी वेव को, वो जो आगे पार्टिकल्स, नेक्स्ट पार्टिकल एंड सो ऑन, वो क्या बन गया उसके लिए सेकेंडरी। तो आगे वाले पार्टिकल्स बन जाते हैं सेकेंडरी और जो पीछे वाले होते हैं वो प्राइमरी। So this diffraction is due to secondary wavelengths. The interference phenomenon involves two coherent sources. This means that in a diffraction phenomenon, interference takes place between secondary wavelets from different parts of same wave front. See, this point is very important. Same wave front. ठीक है? Now, ये मैंने last time explain किया था. Again, I will like to explain this one. ये जो फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर में बेसिक फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन आप तब यूज करते हो जब सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हो, ठीक है, यानी कि ऑब्स्टेकल एंड दैट सोर्स दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट. द पैटर्न व्हिच इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन. एंड अगर सोर्स और स्क्रीन और ऑब्स्टेकल बड़े नजदीक पड़े हों तो देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन. यानी कि जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो डाइफ्रैक्शन का वो फ्रेस्नेल होगा, जो आप सन के साथ, स्टार्स के साथ या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है उससे करोगे तो आपके पास क्या मिलेगी? फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन. ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक नंबर का आ सकता है क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन? राइट. नाउ ये देखो, जो आपने +2 में हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा है, ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है. तो आपको पता, पहले हम वेव फ्रंट बनाते हैं इसके सराउंडिंग में, तो आपको पहले याद होनी चाहिए डेफिनेशन. वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट होता क्या है? लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स विच आर इन फेस विद ईच अदर. जैसे ये हमने एक पॉइंट चूज किया, व्हेन आई चूज ए पॉइंट देन उस पॉइंट को सेंटर मान के equal to distance covered by light in time t. You know distance को क्या लिख सकते हो? x is equal to ct. c is velocity of light. x is equal to ct मान के एक रेडियस ले लो and draw a sphere. तो अब क्या होगा कि ये जो सेंटर पे ये पॉइंट है, it will be acting as a primary source of disturbance. और जो पार्टिकल्स अब आप एक्साइटेड स्टेट में होंगे वो सारे स्फीयर के सरफेस के ऊपर होंगे. Now they will act as what? The secondary sources of disturbance. So naturally that we will say this is the wave front. तो front होता क्या है? Locus of, locus means ये path. The locus of all such particles which are in phase with each other and they will act as what? The source of disturbance for next particles. तो ये प्राइमरी है और ये सारे बन गए सेकेंडरी. जब आप नेक्स्ट के लिए ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसको सेंटर मान लो और एक और स्फीयर ड्रॉ कर दो, यहाँ से स्फीयर ड्रॉ कर दो एंड सो ऑन. अब जो वो स्फीयर को सारा टेंजेंट मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो जैसे कि यहाँ ड्रॉ की है. तो जितने भी पार्टिकल्स टेंजेंट के ऊपर आएंगे वो नेक्स्ट पार्टिकल जो होंगे सेकेंडरी होंगे और ये पिछले वाले क्या हो जाएंगे? प्राइमरी. तो आगे वाले सेकेंडरी, पीछे वाले प्राइमरी. तो इन दिस वे द वेव फ्रंट और दैट एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम. Okay, so let us discuss now the different types of diffraction as I have just now discussed this one. कि ये एक चीज और यहाँ पे देखिए, this is obliquity factor for Huygens secondary wavefront. Obliquity का मतलब होता है एक एंगल पे आपने ऑब्जर्व करना है. According to Huygens principle, the amplitude is given by oblique factor and this oblique factor is equal to 1 plus cos theta, where theta is angle between with the forward direction. यानी कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी एंगल के ऊपर तो जो ऑब्लिक फैक्टर है वो है 1 plus cos of theta. क्योंकि अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट तो नेचुरली दैट इसका कंपोनेंट लोगे तो ये cos थीटा आएगा और आपको पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन आता है. तो वी हैव टू टेक द हॉरिजॉन्टल और दैट component of that particular light in the direction, forward direction of what light. ठीक है जी? Okay. Now सबसे पहला most important article of this chapter. हाँ जी, जरा ध्यान से देखिए. What is this? This is called as
Fresnel's half period zone. अब जरा ध्यान से समझना इसको. What is Fresnel half period zone? पहले जरा इस डायग्राम को देखिए. अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, कॉपी पेन लेके पहले इसकी डायग्राम भी बनानी है आपको. हमने ये एक वेव फ्रंट ले लिया, उसके ऊपर एक पॉइंट O ले लीजिए. दिस इज द पॉइंट P. इसके रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट B डिस्टेंस पे है. ठीक है. नाउ लेट अस से दैट यहां से लेके यहां तक जो लाइट वेव है दैट इज कवरिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा बाई 2. ठीक है. उसके बाद फिर लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. तो हम क्या करते हैं, एक स्फीयर्स ड्रॉ कर देते हैं जिनका रेडियस, पहला रेडियस देखो इसका, ये दूसरे वाले रेडियस में कितना फर्क पड़ेगा, लैम्डा बाई 2 का. नाउ व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2, तो नेचुरली दैट पहला तो पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस कवर करता है B. ये इसके सरफेस के ऊपर से मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके सीधी लाइन ड्रॉ कर दो. व्हाट इज दिस डिस्टेंस फॉर दैट फर्स्ट स्फीयर, B प्लस लैम्डा बाई 2. ऐसे नेक्स्ट स्फीयर का ड्रॉ कर दो तो उसका जो डिस्टेंस बनेगा B प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई 2. ऐसे और ड्रॉ करते जाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन. तो उनके सरफेस से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो अब 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओ. तो पहले ये जरा डायग्राम बनाओ. आई होप दैट सभी ने ये डायग्राम बना ली हो. और इस आर्टिकल का जरा नाम देखो क्या है, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन. चेक करो, हाफ पीरियड जोन. हाफ पीरियड का मतलब ही क्या है, दिस इज हाफ ऑफ लैम्डा बाई 2, हाफ ऑफ लैम्डा बाई 2. ओके जी, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट नाउ. हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया कि अराउंड द पॉइंट O विच इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B, ये आपने वो पॉइंट वही रखने हैं, O, P, B, E, D एंड C. सो दैट डेरिवेशन में हम ये पॉइंट्स यूज करेंगे तो देन आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए. अदरवाइज यू विल वंडर के पॉइंट P कहाँ था और B कहाँ था. Center is O, P, B, E, D and C. This is what a wavefront. So a series of circles are drawn whose distance from O is measured along the arc and are R1, R2, R3, Rn and are such that each circle is half wavelength further from P. ये point clear हो गया. एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. तो first or second and third and fourth, every that sphere is at a distance equal to lambda by 2.
which is half wavelength further from point B. The areas of the zones, that is the ring between successive circles, are practically equal. चेक करो, ये जो एरिया, ये एरिया कह रहे हैं, एक सफियर और दूसरे सफियर के बीच में एरिया, दिस सेकंड और थर्ड के बीच में जो एरिया, थर्ड और फोर्थ के बीच में एरिया, दैट इज ऑलवेज इक्वल. क्यों इक्वल है? क्योंकि नेचुरली द डिस्टेंस बिटवीन द टू सफियर्स इज सेम. So area between two successive spheres always remain the same. Okay. Now let us do the mathematical calculation part of it. The radius of first half period zone, इसको बोलते हैं half period zone. That is given by what? हाँ जी ध्यान से देखो जरा. What is R1? R1 will be equal to, check करो diagram. What is R1? मैं फिर से diagram पे वापस जा रहा हूँ. This is R1. ये पहले वाले स्फीयर के लिए, दिस इज व्हाट रेडियस, क्या लिखोगे? दिस रेडियस इज दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, है ना? ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल. इस स्फीयर का रेडियस ये बना, ये रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस. तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस माइनस स्क्वायर ऑफ दिस अंडर द रूट. तो लेट अस सी दैट दिस इज व्हाट b प्लस लैम्डा बाय 2 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है? हाँ जी पलक, एनी प्रॉब्लम? पलक अनम्यूट कर सकते हो. पलक शर्मा, यू हैव रेज्ड योर हैंड. इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? Is this screen visible to you? Okay, any problem? Right, so see the next one. Now you can just open this one and simply this is equal to what? The square of a plus b whole square, and that is equal to what? B square lambda square by 4 plus twice of b into lambda by 2, and this comes out to be b lambda minus b square. So b square cancels, and what is left? Only this term. Check it. ये जो मैं कर्सर के साथ मूव कर रहा हूँ, ये टर्म रहेगी आपके पास. Now since lambda is very small, so lambda square by 4 will be very small. Hence you can neglect this term. Just neglect this term. So we can write R1 is approximately equal to. Okay, take care. It is not equal to. It is approximately equal to under root b lambda. ठीक है? So what is radius of second half? अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे b प्लस लैम्डा बाई 2 था, वो आ गया b प्लस लैम्डा. तो यहाँ पे b प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड राइट द सेम वे लैम्डा स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो. So if I just neglect lambda square, you get the expression 2b lambda. So radius of second half period zone, that will be given by 2b lambda. Try to see this one. पहले का आंसर क्या था? अंडर रूट b lambda, और दूसरे का अंडर रूट 2b lambda. ये नोट करते जाओ जरा फटाफट साथ साथ. हरी अप. Okay, so if this is R1 and R2, so what will be R3? यहाँ पे क्या था? 1, this is 2, so 3 में क्या आएगा? Under root 3b lambda. Okay, so we are going to write a general expression. Check it. Radius of various half period zones are under root b lambda, under root 2b lambda, under root this, and so on, under root n b lambda. Okay, the radii are proportional to square root of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Is that clear? So area of the first half period zone क्या होगा? You know it is a circular path, so pi r square. R is equal to b lambda. तो यहाँ put कर दो pi into b lambda under root. So this is equal to pi into b lambda. Area of second half period zone pi r2 square minus r1 square. ये क्यों ले रहे हो? This is the area. I will again show the diagram. This is the area between the two circles. These are the two. Okay. So between the two circles, the area involved. Just a minute.
Okay, ji, let us see the next now. So this is what that area of second. Similarly, what will be area of third and so on. So to the approximation considered, it is therefore constant and independent of m. A more exact evaluation we will show that area increases very slowly with m. Area is pi b lambda. जरा ध्यान से देखो. पहले वाले का क्या था this, दूसरे वाले का क्या है this, तीसरे वाले का क्या आएगा 3b lambda minus 2b lambda. Okay, again the answer means pi b lambda. And what was b? You have seen the diagram, the distance from the point of observation to the center of that spherical wavefront. So which increases with increase in the wavelength. Lambda directly proportional hai. So area is directly proportional to lambda, it will increase with wavelength. Increase with increase in the distance of that point P from the wavefront. ये B जितना B बड़ा होगा उतना area ज़्यादा होगा. Due to equality of area of zones, amplitude contribution of secondary wavelets from each zone is expected to be nearly the same. क्योंकि सभी का area equal है. Therefore, amplitude contribution सभी secondary wavefront से same होगी. These are the three most important points. अभी मैंने इसको red में कर रखा है. Kindly note down these 3 points. Very, very important. Hurry up. So area directly equal to lambda, area directly equal to b, and due to same area, contribution is same. Okay. So distance and obliquity factor, both these increases gradually and regularly as we go to higher zone. Therefore, the amplitude contribution at B decreases gradually as we go higher and higher. Is automatically clear? So A1, A2, A3 and AN, let us say they are the amplitude contribution at point P due to first, second, third and so on half period zone. So A1 क्या आएगा greater than A2 or A2 greater than A3, A3 greater than so on. So thus we can write what? A2 is the mean of A1 and A2, A3. Is this clear? This is equal to mean of that. A4 will be mean of A3 and A5 and so on. So relative phases of the zones, the phase difference between consecutive zones is pi. दो कंसेक्टिव जोन में कितना लैम्डा फर्क था पाथ डिफरेंस का लैम्डा बाई 2. तो आपको पता अगर पूरा लैम्डा हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई. तो लैम्डा बाई 2 है तो कितना होगा ओनली पाई. सो वी कैन कंसीडर द एम्पलीट्यूड कंट्रीब्यूशन एट बी ड्यू टू डिफरेंट जोन्स एज अल्टरनेटिंगली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ये एक डायग्राम बना लीजिए. हरियर दिस इज व्हाट A1 A3 A5 चेक करो A2 नीचे है A1 ऊपर है A5 ऊपर एंड सो ऑन. In this way, odd numbers either ऊपर, even number either नीचे. And total A will be equal to what? This we will be proving it just now. A1 by 2 minus this. So पहले जरा ये diagram बना लो, then we'll just start with the derivation.
हाँ जी बेटा, ये ड्रॉ हो गया। ओके, नाउ लेट अस डू दिस वे। हाँ जी, टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो, A1 इज पॉजिटिव तो A2 विल बी नेगेटिव, A3 इज पॉजिटिव, A4 इज नेगेटिव, एंड ऐसे चलते जाओ एंड राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। If m is even, the last term is negative. तो देखो ना, A1 प्लस ये A1 को मैंने क्या कर दिया, A1/2 प्लस A1/2, इंटेंशनली मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए। ऐसे A2 को एज इट इज रखो, A3 को ऐसे लिखो, A5 को लिखो, एंड सो ऑन। इवन नंबर को एज इट इज लिख के ऑड वालों को हाफ हाफ कर दो। तो ये देखो, इसको एज इट इज लिखा, ये वाला नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन कर लिया, एंड तीसरा इकट्ठा कर लिया। ये तीन टर्म्स इकट्ठी कर लो, these three terms, वही आ गए। ऐसे अगले वाली टर्म्स कर लो, ये वाली तीन टर्म, ऐसे नेक्स्ट वाली टर्म्स, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो व्हाट इज नेट एम्पलीट्यूड? एज इट इज, ये दोनों इकट्ठे कर लो पॉजिटिव टर्म वाले, दिस इज द मीन, मीन, मीन। कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रैकेटेड टर्म्स आर ऑलमोस्ट जीरो। ये वाली जितनी भी टर्म है ये क्या बन जाएगी? A1 plus A3 is by 2 is A2, तो A2 minus A2 0। ये क्या है? A3 plus A5 is equal to A4 minus A4, that is equal to 0। A5 plus A7 is A6 and that is equal to A6 minus A6 0। तो ये सारी ब्रैकेटेड टर्म जीरो होगी, बचा क्या? A1/2 एंड प्लस लास्ट में बचेगा आपके पास AN/2 if m is odd। सो इफ m is even, तो आपके पास ये बचेगा, तो ये जनरल फार्मूला आ जाएगा, a is equal to A1/2 am minus 1/2 minus am। करके देख लो, कोई भी वैल्यू पुट करो आपके पास वो रिजल्ट आएगा। So m is very large, therefore as m tends to infinity, am/2 am minus 1/2 minus am, that tends to 0, hence resultant amplitude a at point P is A/2, A1/2. It shows that the resultant amplitude at a point due to the whole wave front is equal to half of the amplitude due to the first half period zone only. At that point, intensity at a given point is proportional to square of amplitude। Intensity square of amplitude होती है, तो intensity is directly proportional to इसका square। This is A1 square by 4। चेक करना, यहाँ पे गलती है, प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये A1 square by 4 है, 2 नहीं। ध्यान से देखना है, दिस टर्म यहाँ पे गलती से लिखा गया 2, यहाँ पे A1 square by 4 कर दो। ओके, सो दिस वाज द हाफ पीरियड जोन। ये पहला आर्टिकल है, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अगेन आई विल गो बैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पूरे का पूरा क्वेश्चन बनता है ये, फुल फ्लैश क्वेश्चन। हाफ पीरियड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने हाफ ऑफ λ/2 हाफ ऑफ λ/2 करके आगे डिवाइड किया। अब आप बोलोगे इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है? ये डाइफ्रैक्शन के काम आती है, डाइफ्रैक्शन के लिए डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स काम आएगी। So that way we'll discuss it. So now today I will stop here. So we will be starting with zone plate. तो अगर आपके पास बुक है तो जरा जोन प्लेट को पढ़ लेना, क्या चीज है, वो डाइफ्रैक्शन कैसे बनाती है, let us see that. So that will do it next time. Since I am busy in admission work, so I'll take the class tomorrow now. Okay, thank you. जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई हाजिरी, प्लीज फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट अपने वो चैट बॉक्स में जाके अटेंडेंस लगा दो। Only 66 people they have sent their attendance. Anyone else? Okay, then all the best.